हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक पर। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आशा करता हूं आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपकी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है। कुछ ही दिनों का समय आपके पास है, उसको बेहतर तरीके से आप लोग काम में ले रहे होंगे। और आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समय बहुत बलवान है, समय कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सदुपयोग करना है। आप लोगों ने अभी तक अपनी जो शिक्षण विधियों की क्लासें नहीं देखी हुई तो प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षण विधियों की क्लास देख ले। बहुत ही अच्छी क्लास अपन ने करवा रखी है। आज मैं एक और क्लास शिक्षण विधियों की बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास, आज हम टीचिंग मेथड पर बात कर रहे हैं। देखिए, भाषा सीखने का क्या आधार होता है दोस्तों। तो भाषा किस आधार पर सीखी जाती है? भाषा सीखने के भी अलग अलग आधार होते हैं। तो पहले तो क्या ज़रूरी है? बालक की एक तो जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। अगर कोई विद्यार्थी सीखने का इच्छुक ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जाता दोस्तों। जिज्ञासा होना सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा होना और अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियाँ इसका आधार है। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो नकल करने से है। अनुकरण का संबंध है नकल करने से। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है तो उसके जैसा सेम नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। तो अगर बालक जब तक अनुकरण नहीं करना सीखेगा तब तक भाषा सीखना इम्पॉसिबल है, अर्थात असंभव है दोस्तों। तो अनुकरण करने की वृत्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए और जिज्ञासा, ये दोनों भाषा सीखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दे रखा है, बालक में शरीर, मन तथा आत्मा का एक सुंदर समन्वय, संतुलित समन्वय है। बिल्कुल सही बात है। अपने शरीर, मन और आत्मा, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बालक सबसे पहले मन का त्याग करता है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है दोस्तों। और व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में आपके टॉपिक है। तो शरीर, मन और आत्मा का एक सुंदर समन्वित समन्वय है। अगला जो पॉइंट है, शरीर में स्वच्छ क्रिया, मन में बुद्धि, और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भावों का जितना अधिक और अच्छा विकास होगा उतने ही अच्छी उपलब्धियाँ भाषा सीखने में बालक को प्राप्त होगी। तो मतलब एक तो स्वच्छ क्रिया और मन में बुद्धि और भावों का जितना अधिक अच्छा विकास होगा तो भाषा सीखने में उतनी ही आसानी रहेगी दोस्तों। ये सब भाषा सीखने के बेहद महत्वपूर्ण आधार हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भाषा को अच्छी प्रकार से सीखने के उपाय। तो क्या क्या उपाय है भाषा को अच्छी प्रकार से सीखने के? पहला उपाय है आपके सामने, ऐसे उपाय करना कि बालक का शरीर पुष्ट और स्वस्थ रहे। बिल्कुल सही बात है। अगर भाषा सिखा रहे हो तो बालक के बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बालक स्वस्थ रहे। कहा जाता है कि निरोगी काया पहला सुख निरोगी काया। अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ हैं दोस्तों। इसलिए शरीर का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है विद्यार्थी को। इसलिए आप भी अपने अपने शरीर का ध्यान रखिए। उसके बाद अपनी स्टडी को रेगुलर नियमित रूप से करना चाहिए। दूसरा उपाय दे रखा है दोस्तों, ऐसे उपाय करना कि बालक अपने शरीर को मानसिक क्रियाओं में संतुलन एवं सामाजिक स्थापित कर सके। तो ये भी उपाय बहुत अच्छा है कि मानसिक क्रिया में संतुलन और सामाजिकता स्थापित कर सके। तीसरा उपाय है ऐसे उपाय जिससे विभिन्न प्रकार के समुचित और संतुलित इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त हो सके। तो इंद्रिय ज्ञान, अगर जिसकी इंद्रियां कंट्रोल
इंद्रियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो भाषा सीखने के लिए इंद्रियां भी काम करना जरूरी है दोस्तों। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो 5 इंद्रियां हैं, ये सक्रिय रूप से काम करनी चाहिए। अब देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, बने रहिए आप। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो। देखिए दोस्तों, मातृभाषा से अभिप्राय, मातृभाषा का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन देखिए, परिवारजनों की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, क्षेत्र विशेष की भाषा, वातावरण की भाषा। आप लोग तो हिंदी के विद्यार्थी हो, मातृभाषा का अगर जो संधि विच्छेद करोगे आप तो क्या होगा? मातृभाषा। तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो सही जवाब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा दोस्तों, माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन देखिए, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याकरण उपकरण विधि, वैतरिक विधि। सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है दोस्तों आपके अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब मैंने बताया था, नकल करना। विद्यार्थी को नकल करना मतलब, अनुकरण का मतलब होता है देख कर सीखना। अगर जब बच्चा छोटा होगा, प्राथमिक पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में होगा, स्कूल जाएगा, प्रारंभ करेगा, उसका जो टीचर उसको क लिखना सिखाता है, तो बालक कभी तो यूँ लिखता है, इसको केवल इसी को सीखता है, फिर कभी धीरे धीरे इसको सीखता है, फिर दोनों को मिलाना सीख कर फिर बालक यूँ बनाता है, फिर थोड़े दिनों बाद बालक सही बनाता है। तो ये अनुकरण करके सीख रहा है, उसको देखकर सीख रहा है। तो सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है अनुकरण। तो लेखन का भी अनुकरण करना, लेखन अनुकरण करके, तो उसके अभ्यास से अनुकरण करके सीखता है। तो सबसे वैध है ए ऑप्शन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए साथियों, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा उपागम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखो, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, ये तीनों भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो बालक की जानने की इच्छा होगी, फिर अनुकरण करेगा, फिर अभ्यास करेगा, सब जाके भाषा सीखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश 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 पर सर्वाधिक बल दिया। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्किनर महोदय, जिनका वैज्ञानिक में अधिगम सिद्धांत चलता है, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रोड्स स्किनर, इन अमेरिका के रहने वाले हैं, इनका क्रिया प्रसूता अधिगम सिद्धांत चलता है। तो उनमें किस पर बल दिया इन्होंने? अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, अनुक्रिया, सृजनात्मकता। भाषा अर्जन क्षमता तो चोम्स्की का है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया, जबकि अनुकरण करने पर सर्वाधिक बल स्किनर महोदय द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये देखिए आप, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश 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 है और साहित्य है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। तो भाषाई क्षमता मतलब बोलने की जो क्षमता, भाषा क्षमता के लिए विकास, भाषाई क्षमताओं का विकास तो क्या है और साहित्य क्या है? तो भाषाई क्षमताओं का विकास तो है साध्य, और साहित्य के माध्यम से सीख रहा है तो वह है साधन। जिसके माध्यम से सीखता है वो साधन होता है, और जिसको सीखा जाता है वो साध्य होता है। जिसको सीख रहा है वो तो साध्य, जिसके माध्यम से सीख रहा है वो साधन। तो सी ऑप्शन इस प्रकार से आपका
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए दोस्तों, श्रवण, पठन और लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? आप जानते हो LSRW क्रम है, ये भाषा सीखने की कौशल आधार है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, डब्लू राइटिंग मतलब लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार भाषाई कौशल हैं। इनका क्रम भी यही है दोस्तों, इनका क्रम पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रवण, पठन और लेखन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। सही जवाब हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। भाषाएं सीखने के कौशल हैं दोस्तों, और कौशल हैं ये आपके पास, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ग्राह्य और अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति में तो आएगा लिखना, लेखन और पठन, लेखन और पठन। जबकि श्रवण अभिव्यक्ति में तो लेखन और स्पीक बोलना आएगा दोस्तों, सॉरी, पढ़ना और बोलना। बोलना और लिखना तो दूसरों के लिए अभिव्यक्त करना, मतलब एक तो बोल कर करेगा, एक लिख कर करेगा। एक जो बचे दो शेष, रीडिंग और लिसनिंग, ये आएंगे ग्रहण करने वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रमुख दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रमुख दोष क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उनका प्रमुख दोष पूछा है दोस्तों, उनमें क्या कमी होती है, कुल मिला के कमी पूछ रहा है। ऑप्शन देखना, विश्वसनीयता का अभाव, व्यापकता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि अगर मान लो टीचर उन कॉपी चेक कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, तो कितनी भी बार चेकिंग की जाए लेकिन अंकों में बदलाव नहीं आना चाहिए। व्यापकता देखिए आप लोग, उसी में से सिलेबस में से ही क्वेश्चन होने चाहिए। वैधता निश्चित होती है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति का अभाव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ हैं तो बंद प्रश्नावली के आधार पर आपको आंसर देना पड़ेगा। उनका आंसर फिक्स है दोस्तों, ऐसे नहीं अपने विचारों की खुली अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता है दोस्तों। तो अभिव्यक्ति का अभाव होता है। अभिव्यक्ति का मौका मिलता है दोस्तों निबंधात्मक वाले क्वेश्चन में। कौन से में? निबंधात्मक में। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का अभाव मिलेगा दोस्तों, जबकि ये सारे गुण पाए जाते हैं किसमें? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएं। तो एक अच्छे प्रश्न की क्या क्वालिटी होती है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। इनमें से सभी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। डी ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता किन के लिए होती है? ऑप्शन ए छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, छात्र का अभ्यास कार्य उत्पन्न करने के लिए, छात्र की रुचि जानने के लिए। दोस्तों आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं हैं उनमें एक चलती है आपके निदानात्मक मनोविज्ञान, जिसके प्रवर्तक है टाइडमैन महोदय। टाइडमैन महोदय। अब मैं आपको बताऊं, जो निदानात्मक मनोविज्ञान है उसमें असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे रेपिस्ट, बाल अपराधी बालक, उन बालकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों निदानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसके प्रवर्तक टाइडमैन है। तो यहाँ पर जो वही नैदानिक परीक्षण की बात की जा रही है उसका आवश्यकता क्यों होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। अगर कोई छात्र किसी चीज़ में कमी है तो उसके ऊपर नैदानिक परीक्षण किया जाता है। पहले परीक्षण करना, फिर पुनः परीक्षण पे कमियों को दूर करना,
फिर कमियों दूर करने के उपाय, फिर पुनः परीक्षण करना। ये इनका क्रम सीक्वेंस एग्जाम में शिक्षा मनोविज्ञान में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल जो मैंने बताए LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन ए कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, उपयुक्त तो दोनों रूपों में इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण कौशलों का उपयोग दोस्तों कक्षा में भी किया जाता है और कक्षा के बाहर भी किया जाता है। सी ऑप्शन इनके हिसाब से आपका सही जवाब। अगर मान लो आप क्लासरूम में हो तो ये चारों कौशल आपके वहाँ पर यूज समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर आप करोगे। जबकि आप क्लास से रूम से बाहर होंगे तब भी इनकी ज़रूरत पड़ने पर अपन इनका उपयोग करते हैं दोस्तों। तो सी ऑप्शन इनके अनुसार आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ हो, छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। मूल्यांकन से तात्पर्य है दोस्तों, जब आप पढ़ाते हो बच्चों को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक शामिल होते हैं। उसके बाद मूल्यांकन होना बेहद ज़रूरी है कि बालक ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। बालक का साप्ताहिक टेस्ट होता है, भाई मासिक होता है, त्रैमासिक होता है, फिर वार्षिक परीक्षा में उसका संपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मूल्यांकन के लिए तीनों दशाएं उपयुक्त हैं। मूल्यांकन नियमित होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए दोस्तों, शैक्षिक प्रक्रिया के अंग कौन कौन से? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया। बी ऑप्शन है सरकार, विद्यालय, समाज। सी ऑप्शन है पुस्तक, छात्र तथा विद्यालय। अब ये देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर जो शैक्षिक प्रक्रिया हो रही है उसमें पुस्तक भी हैं, छात्र भी हैं, विद्यालय भी है, लेकिन शिक्षक नहीं है तो उसके बिना वो अधूरी है। सरकार, विद्यालय, समाज, यहाँ भी शिक्षक नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया। अब उसने 3 नाम लिए जिनमें शिक्षण प्रक्रिया आती। आप बोलोगे सर यहाँ भी नहीं है शिक्षक तो, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में हो गया दोस्तों, छात्र और शिक्षक दोनों शामिल होते हैं। छात्र और शिक्षक के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसको शिक्षण प्रक्रिया बोला जाता है। जबकि पाठ्यक्रम होता है, फिर तीसरी चरण होता है जो मूल्यांकन होता है। तो ये तीनों शैक्षिक प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया हो ही रही है छात्र और स्टूडेंट, मतलब छात्र और शिक्षक के मध्य। फिर पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं वो लोग, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो तीनों शैक्षिक प्रक्रिया के अंग हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। ये देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम सुधार के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, उपयुक्त सभी। अगर मूल्यांकन की बात है तो छात्र की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि छात्र ने साल भर में क्या सीखा, उस चीज़ का लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार से इसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण कार्य में सुधार से कोई नहीं है। तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, छात्रों ने जो ग्रहण किया, उपलब्धि का जो स्तर है उसका पता लगता है मूल्यांकन के माध्यम से। तो सी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है। इस क्वेश्चन की मैं पीछे बात कर चुका हूँ। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो आप वहाँ मैंने आंसर बताया था, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन देखिए, वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, व्यापकता। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न है दोस्तों खुली प्रश्नावली पर आधारित होते हैं, स्टूडेंट को जवाब देने के लिए स्वतंत्र मौका, विचारों को स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने का स्वतंत्र मौका मिलता है, तो अपने हिसाब से अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब अपन ने बीए की थी या फिर बीएड की थी, उस दौरान अपन सीरीज से पढ़ के जाते थे और सीरीज से कोई सा भी एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन पढ़ लेते थे। फिर चाहे एग्जाम में वो क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन अपन को वही लिखना है और वही लिखते थे और अपना काम हो जाता था, पासिंग मार्क्स आ जाते थे। दोस्तों ये तुम लोगों ने किया है नहीं किया है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू।